हेलो 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 हेलो। हाँ, तो मैं आज तुम लोगों का मैंने तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ा दिया था ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म वगैरह, वो सब तो मैंने क्लियर कर दिया तुम लोगों का। एनीमामिन इन्वर्जन, उसके बाद रेसिन मिक्सचर, वो सब कंप्लीट हो गया था तुम्हारा। तो तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, कॉन्फर्मर्स, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फर्मर पहले मैं लिख लेता हूँ होता क्या है। तो लिखो पहले, कॉन्फर्मर अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तुम यार ऐसे ही बोल सकते हो कि कॉन्फर्मर अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड होता है उससे कॉन्फर्मर निकलते हैं, और कॉन्फर्मर इन्फाइनाइट हो सकता है। तो मैं बताता हूँ कॉन्फर्मर होता है क्या। मान लो तुम्हें मैंने दो कार्बन दिए, ठीक है। एक कार्बन को तुम क्या करना, फिक्स रखना, और दूसरे कार्बन को तुम रोटेट करना, किसी भी एंगल रोटेट कर सकते हो तुम। लेकिन कॉन्फर्मर्स में साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ 60 डिग्री के हिसाब से ही आंसर बोल दिया है, बाकी को उन्होंने स्क्यू फॉर्म बोला है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो मान लो तुम्हारे पास दो कार्बन है, मान लो तुम लोग दो बॉल ले लो और उसको रस्सी से बांध लो, ठीक है। एक बॉल को तुम ऐसे फिक्स रखना, दूसरे बॉल को रोटेट करना, समझा। जितना एंगल तुम इसे रोटेट करोगे उतने कॉन्फर्म बनते जाएंगे। 1 डिग्री रोटेट किया, एक कॉन्फर्म, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितने भी तुम डिग्री रोटेट कर सकते हो वो इन्फिनिटी बनेगा, समझा। फिर इसको 1 डिग्री तो इसको घुमा दे सकते हो, दोनों को एक साथ भी घुमा सकते हो, तो वो अलग अलग टाइप के कॉन्फर्मर बन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉन्फर्मर अगर मैं लिखूं तो टोटल कॉन्फर्मर्स इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन अगर मैं पूछूं CH4 का कॉन्फर्मर कितना होगा, तो इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट मत बोल देना। CH4 यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, एक कार्बन को तुम कहाँ से रोटेट करोगे भाई, कोई किसी दूसरा कार्बन होना चाहिए ना जिसके रेस्पेक्ट में तुम रोटेट करोगे, तभी तो तुम लोग का डिफरेंट टाइप एंगल्स में डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर निकलेंगे। जितने स्ट्रक्चर उतने कॉन्फर्मर्स, समझ में आया। तो यहाँ पे तुम्हारा CH4 में कितने कॉन्फर्मर, 0 कॉन्फर्मर्स। तो अभी मैं तुम्हें सबसे पहले जो कॉन्फर्म पढ़ाने वाला हूँ वो है इथेन का। मान लो मैंने लिया इथेन, ठीक है। इथेन क्या होता है, CH3, ठीक है। मैं इस कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा और इस सेकंड कार्बन को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मान लो मैंने कैसा किया कि इसको डॉट रखा, यहाँ पे एक सर्कल रखा, ठीक है, एक सर्कल है, इसके बीच में डॉट रखा, ठीक है। तो अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बड़ा सा बना दिया, डॉट बना दिया, ठीक है। तो ये कार्बन से कितने H जुड़े हैं, 3 H, तो तीनों H को यहाँ पे रख लो, H, ये मैं डॉट का बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, सेकेंड को कार्बन को सर्कल में, तो सर्कल से भी 3 H। अगर दोनों को सेम एंगल से रख लूँ, इसको H, ये दोनों सेम एंगल पे, मान लो कि मैंने रख दिया मैंने 2 मार्कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो एक आगे तो दूसरा उसके ठीक पीछे है, समझ में आया। ये दोनों हाइड्रोजन है ना, तो एक आगे तो दूसरा उसके ठीक पीछे है, दिख रहा होगा। तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया, अगर मैं इसे थोड़ा मोड़ूँ तो इन दोनों में एंगल निकल सकता है। लेकिन अगर ये दोनों है तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर मैं इसको थोड़ा से इस तरह मोड़ूँ तो कितना हो, 30 डिग्री। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब क्या हो गया, वो दोनों 0 डिग्री एंगल पे है, समझ में आया। तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया, इन दोनों में हाइड्रोजन में 0 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स। और ये क्या है, जो हाइड्रोजन जो एंगल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रल एंगल कितना होता है, 0। समझ में, इसका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री क्या होता है। मान लो मैं अभी स्ट्रक्चर को, एक डॉट को मैं फिक्स रखता हूँ, मतलब एक कार्बन को मैं फिक्स रखता हूँ आगे, फर्स्ट वाला कार्बन को तो डॉट से उसमें फिक्स रखता हूँ, सर्कल को मैं घुमाऊंगा 60 डिग्री एंगल पे, तो कैसा लगेगा। मान लो मैं डॉट को फिक्स रखता हूँ और सर्कल को घुमाया, तो डॉट वाला हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन वहाँ रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। लेकिन ये जो सर्कल में जो हाइड्रोजन लगे थे, जिसको मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो वाला हमको 60 डिग्री घुमा दूँ तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक होगा H, यहाँ पे होगा H, और एक यहाँ पे होगा H, हाँ कि नहीं। 60 डिग्री घुमाया है मैंने, तो डाईहाइड्रल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म है इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है।
मतलब एक कार्बन को तुमने फिक्स रखा, दूसरे कार्बन को 60 डिग्री घुमा दिया। अब तुम लोग अगर इसको फिर से 60 डिग्री घुमाओगे, और हाँ यहाँ पे एक चीज़, ये जो एंगल है हाइड्रोजन में तीन, जो ये तो 3 हाइड्रोजन में एंगल है, ये कितना है पता है? 120 डिग्री। सर्कल के सेंटर, जैसे ट्रायंगल के सेंटर में जो एंगल तुम लोग निकालते हो वो क्या होता है? 120 डिग्री। मान लीजिए ट्रायंगल है, इसके सेंटर से तुम लोग जो 3 यानी कि तो ये एंगल कितना होता है? 120 डिग्री तीनों का, तभी तो 360 डिग्री होता है सेंटर में। तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो इसको 60 डिग्री घुमा दिया, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, मान लो मैं इससे सर्कल वाला जो कार्बन है इसको और 60 डिग्री घुमा दूँ, तो फिर से इक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा। फिर से घुमाऊंगा तो स्टैगर्ड फॉर्म आएगा, फिर से घुमाऊंगा फिर से इक्लिप्स आएगा। तो ये दोनों आपस में ऐसे ही चेंज होते रहते हैं, और 60 डिग्री घुमाता रहूँ तो। और एक चीज़ बताता हूँ, स्टेबिलिटी। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि इक्लिप्स फॉर्म में हाइड्रोजन पूरे थीटा 0 एंगल पे है, 0 डिग्री एंगल पे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल में। अगर एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो रिपल्सन होगा। माना कि वो हाइड्रोजन सबसे कम रिपल्सन होगा, रिपल्सन देगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के अनुसार यहाँ पे इक्लिप्स का स्टेबिलिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन उसके एक दूसरे के सामने सामने आते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन दूर दूर है, यहाँ पे एक है तो दूसरा यहाँ पे है, तो इनमें रिपल्सन बहुत कम होता है। इसलिए स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज़्यादा होती है, इक्लिप्स की कम होती है। इसीलिए इक्लिप्स बनाने में हमें बाहर से ज़्यादा हमें एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए हमें एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। बॉन्ड को रखने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से। इसीलिए अगर एनर्जी के वाइज पूछा जाए तो उल्टा कर देना, एनर्जी के अनुसार इक्लिप्स ज़्यादा होगा देन स्टैगर्ड। समझ? एनर्जी के अनुसार इक्लिप्स ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी के अनुसार स्टैगर्ड ज़्यादा होगा। क्यों? वहाँ पे स्टैगर्ड में रिपल्सन कम होता है, इक्लिप्स में रिपल्सन ज़्यादा होता है। स्टैगर्ड के अनुसार, स्टैगर्ड के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू स्टैगर्ड इक्लिप्स में ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो ये था तुम्हारा इथेन का। वैसे ही मैं ब्यूटेन का बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं एनर्जी डायग्राम बना लेता हूँ, इसको मैं पहले लिख लो फिर मिटाता हूँ। ठीक है, तुमने अभी पढ़ा कि एनर्जी किसका ज़्यादा होता है? स्टैगर्ड का, इक्लिप्स का? इक्लिप्स का। तो उसके हिसाब से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊँ विथ रिस्पेक्ट टू किसके एंगल के हिसाब से, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पी और एंगल रेडियन से ही काउंट कर देंगे, पता है रैड से। तो अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री बना लूँ और क्या बनाऊँ 120 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया तुम्हारा इक्लिप्स्ड। ये 0 डिग्री पे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री सबसे पहले ऊपर क्या लगेगा? इक्लिप्स्ड। अगर मैंने 60 डिग्री घुमा दिया तो एनर्जी तो पहली बार डाउन होगी। यहाँ पे 60 घुमाने के बाद यहाँ पे तुम्हारा स्टैगर्ड आएगा, 60 घुमाने के बाद तुम्हारा स्टैगर्ड आएगा। 0 डिग्री पे तुम्हारा इक्लिप्स था, तो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिग्री हो जाए। ये लोग क्या है पता है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अगर तुम्हें पूछ ले कन्फर्मर का इथेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताओ तो दे देगा, तो कैसे बताओगे? तो इक्लिप्स स्टैगर्ड 60 डिग्री पास फिर से घुमाओ 60 डिग्री से कितना होगा? फिर से इक्लिप्स बन जाएगा, मतलब फिर से उसकी एनर्जी हाई देनी पड़ेगी, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा फिर से वो नीचे आएगा वो। और 120 से अगर मैं ज़्यादा इसको 120 पे इसको ऊपर रहना चाहिए था, मैं गलती नीचे बना दिया। 120 को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। सही है? हाँ, ये वाला एनर्जी डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ से फिर वो नीचे जाएगा। जब 120 से हम लोग 150 पे जाएंगे, 120 से 150 ना, नहीं 120 से 180 पे जाएंगे तब। समझ में आया? तो ये था उसका। अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो इसको आगे लिख लेता हूँ मैं, 120 से मैं 180 तक लिख लेता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री तक। ये हो गया तुम्हारा रैड। तो अगर इसे बनाऊँ तो कितना होगा? स्टैगर्ड फॉर्म 180 डिग्री पे नीचे आएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और दोनों सेम एनर्जी पे है, तो हाँ दोनों सेम एनर्जी पे है। समझ में आया? स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी प्रोफाइल और इक्लिप्स की एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनाओगे? ये था इथेन का एनर्जी प्रोफाइल। वैसे मैं ब्यूटेन का बनाने जा रहा हूँ। ब्यूटेन कैसे दिखाओगे? CH3 CH2 CH2 CH3,
ब्यूटेन में तुम लोग बीच वाला 2 कार्बन को उठा लो, 1-2 नंबर दे दो, एक को डॉट से और दूसरे को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो एक को मैं डॉट लूँ और दूसरे को मैं सर्कल लूँगा, दिख रहा है दोनों को? हाँ, इसको थोड़ा बड़ा सर्कल बनाता हूँ, बड़ा डॉट बनाता हूँ ताकि दिखे तुम लोगों को। मैंने एक CH3 यहाँ रखा और उसके बाद दोनों H डॉट में जो फैले वाला कार्बन में 2 H थे उसे यहाँ रखा, ठीक है। और वैसे ही दूसरा कार्बन का यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक CH3, उसको भी दिखा दो। उसको और मैं दिखाने जाऊँ तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, दिख रहा है वीडियो में? नहीं दिख रहा होगा, रुको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तब जाके दिखेगा। मान लो ये सर्कल बनाया और ये उसका मैंने बना दिया बीच में, चलो दिख रहा है। अभी मैं इसको सबसे बड़ा बना लेता हूँ। अभी सर्कल से जो बाहर है उसको थोड़ा छोटे से दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे पूरा। H और एक H, यहाँ पे एक H है। अगर मैंने इसे यहाँ बनाया तो इसको यहाँ कैसे बना सकता हूँ मैं? यहाँ पे ना, इसको यहाँ पे रखता हूँ H और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ H, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या फॉर्म है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स क्यों बोला है पता है? क्योंकि यहाँ पे H और H, ये H और H आमने सामने है, लेकिन यहाँ पे CH3 भी आमने सामने है, इसलिए इसे फुल्ली इक्लिप्स। मान लो मैंने इसे 60 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? मैं इसे मिटा के एनर्जी वाला डायग्राम पहले लिख लो, इसे मिटा के और एक बार बनाता हूँ, ठीक है। लिख लिया, पॉज करो, लिखो, मिटा रहा हूँ इसको। तो पूरा समझा के दूँगा। मान लो मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल के CH3 को यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ ताकि CH3 डॉट का जो मैं बना पाऊँ उसका सामने से दिखे। H H H दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ दिख रहा है। तो ये वाला है फुल्ली इक्लिप्स्ड। यार इसका इंक ख़त्म हो गया, दूसरे मार्कर का है लेकिन दूसरा मार्कर चल रहा है, पता नहीं, मतलब ब्लू से लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने इक्लिप्स है, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, नहीं थोड़ा पतला चल रहा है, चलो ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे और एक सर्कल बनाया और यहाँ पे सेंटर बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा CH3, एक डॉट को मैंने फिक्स रखा है, बाकी को मैं घुमाने वाला हूँ, ठीक है। H और ये H दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और मैं इसको ये जो सर्कल में जो CH3 लगा था, मैं सेकंड कार्बन पे जो CH3 ग्रुप लगा था उसको मैं 60 डिग्री से घुमा रहा हूँ, 60 डिग्री से घुमा रहा हूँ। तो वो वाला आ जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे आएगा एक और एक H। क्यों? क्योंकि सर्कल के बाद जो 3 ग्रुप लगे वो उनमें एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। इसलिए 60 60 60 करके हम लोग दिखाते हैं सर, सॉरी ज़्यादा ही खाना खा लिया आज। हाँ, तो ये वाला जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग गॉची, इस स्ट्रक्चर नाम देते हैं गॉची। यहाँ पे मिथाइल का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं फिर से 60 डिग्री घुमा दूँ तो, अगर मैं इसे फिर से 60 डिग्री घुमा दूँ तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? डॉट को फिक्स रखता हूँ, बाकी दोनों को मैं घुमाने वाला हूँ। H अगर मैं इसे घुमा दूँ तो ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा CH3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर रखता हूँ ताकि H दिखा सकूँ। ये आ जाएगा CH3 और ये होगा अपना H। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे तुम लोग? ये वापस से इक्लिप्स स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 आमने सामने थे,
लेकिन यहाँ पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो लोग अलग अलग पोजीशन पे हैं, इसलिए इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में दोनों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो पैरेलल आते हैं, इसीलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, अब भी मैं फिर से घुमाऊंगा 60 डिग्री, मान लो फिर से 60 डिग्री घुमाया, अभी तुम लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अभी तुम लोगों को ऐसे नहीं दिखाऊंगा मैं इसको, नहीं तो यहाँ जगह नहीं होगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सर्कल बना दिया, ये उसका सेंटर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो अब मैं सेंटर से यहाँ पे CH3 लेता हूँ, फिर यहाँ से हाइड्रोजन, फिर यहाँ से हाइड्रोजन। अभी एंगल थोड़ा गलत हो गया, चलो यहाँ से मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, अब सही है। अब मैं इसको 60 डिग्री घुमाऊँ तो कहाँ पे आएगा? अच्छा सॉरी, यहाँ से नहीं आना होगा, यहाँ से दिखाना है, सर्कल से दिखाना है। CH3, फिर यहाँ से तुम लोगों का आएगा H। मैंने यहाँ से सर्कल से दिखा दिया क्या? अच्छा सॉरी, सेंटर से दिखा दिया गलती से, इसको छोड़ देना, मैंने सेंटर से, सर्कल से होगा। और कहीं गलती नहीं की ना, सारे में सर्कल से दिखाया ना, हाँ सर्कल से दिखाया, कहीं पे सेंटर में ले गया था मैं गलती से। हाँ तो यहाँ पे H। चलो ये तुम्हारा जो फॉर्मेट है इसको हम बोलते हैं एंटी, ये तुम्हारा है एंटी, इसको हम लोग एंटी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला था गॉची, इसको बोलते हैं एंटी, क्योंकि हमें CH3 दोनों अपोजिट में है, एक का CH3 अपवर्ड है तो दूसरे का CH3 डाउनवर्ड है, समझ में? अगर मैं इसको मैं 60 डिग्री घुमा दूं तो क्या बनेगा पता है? फिर से गॉची बन जाएगा, सॉरी गॉची नहीं, फिर से हम लोग पार्शियल इक्लिप्स बन जाएगा। अगर मैं इसको सर्कल को अगर 60 डिग्री घुमा दूं तो ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा H के पास, ये H CH3 के पास चला जाएगा, और ये H के पास आ जाएगा। तो डिटो यही स्ट्रक्चर नहीं बना, CH3 के पास H, यहाँ पे CH3 के पास H, फिर से पार्शियल इक्लिप्स, फिर से 60 डिग्री घुमा दूँ तो ये जो CH3 अभी यहाँ पे है, अब वहाँ यहाँ पे आ जाएगा, और ये H कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे, और ये H कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो अभी जो स्ट्रक्चर होगा वापस से गॉची हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो CH3 का एंगल 60 डिग्री है। अगर यहाँ पे CH3 को मैं घुमा दूँ और 120 डिग्री तो ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो इनमें भी तो एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री होगा, तो वो भी गॉची फॉर्मेट करेगा। फिर से घुमाओगे तो वापस से फुल्ली इक्लिप्स आ जाएगा, समझ में आया? तो इस ये पूरा सर्कल चलता रहता है, 60 घुमाते रहोगे तो पहले फुल्ली को इक्लिप्स से जाएगा गॉची, गॉची से पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स से फिर जाएगा अपना एंटी, एंटी से फिर जाएगा पार्शियल इक्लिप्स, फिर गॉची, फिर जाएगा फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, जल्द से नोट डाउन करो, फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाना है इसका ब्यूटेन का। मैं पहले स्टेबिलिटी दिखा लेता हूँ। स्टेबिलिटी बोला, बताओ मुझे, खुद सोचो, मैंने इथेन में जैसा स्टेबिलिटी बनाया था, अगर तुम्हारे दोनों बल्की ग्रुप्स एक दूसरे सामने हो तो फिर सबसे कम स्टेबल होगा, क्यों? रिपल्सन के कारण, मतलब उसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से फुल्ली इक्लिप्स सबसे आखिर में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? उससे पहले क्या आएगा? पार्शियल इक्लिप्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन और CH3 के भीतर रिपल्सन तो होगा ना, दोनों के पास प्रोटॉन है, थोड़ा कम होगा उससे फुल्ली इक्लिप्स है, लेकिन होगा तो पहले क्या आएगा? आखिर में क्या आएगा? सबसे पहले फुल्ली इक्लिप्स, उससे पहले क्या आएगा? हमारा पार्शियल इक्लिप्स, फिर गॉची और एंटी में देख लो, एंटी में सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि CH3 CH दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब एक का CH3 यहाँ पे, दूसरा CH3 उससे बहुत दूर है, डायमेट्रिकल अपोजिट है, इसका मतलब वहाँ पे रिपल्सन बहुत ही कम शो करेगा, मतलब नेग्लिजिबल की तरह। तो सबसे पहले जो आएगा वो एंटी आएगा, फिर आएगा गॉची। तो स्टेबिलिटी से पहले एंटी, फिर गॉची, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स। और एनर्जी अगर पूछे तो उसका उल्टा कर लेना, जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसका एनर्जी सबसे कम। तो पहले फुल्ली इक्लिप्स का एनर्जी सबसे हाई, फिर किसका आएगा? पार्शियल इक्लिप्स, फिर आएगा गॉची का, फिर आएगा एंटी का। समझ में आया? ये था उसका स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या अरेंजिंग ऑर्डर। चलो डिसेंडिंग ऑर्डर था ये। अब इस रिजल्ट से नोट डाउन करो, मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद मुझे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ाना है। तो अभी हम बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, किसका? ब्यूटेन का। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, तुम लोग वहाँ पे काम करना, जहाँ पे इथेन का तुम लोग लिखा था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वहाँ पे लिख लेना
एक्सेप्ट ऑल अदर देन गॉची एंड नहीं, उसको मैं बाद में लिखाऊंगा, सही रहेगा। मैं लिख लो यहीं पे ऑल अदर फॉर्म्स, लिख लो ऑल अदर फॉर्म्स। इथेन का बता रहा हूँ, एक्स अदर ऑल फॉर्म्स अदर देन, ये लिखना सही रहेगा, ऑल फॉर्म्स अदर देन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म। क्योंकि एंगल कितने में भी तुम लोग कर सकते हो ना, इसलिए साइंटिस्ट ने दया दिखा दी, बोले कि इतना सारा 1 डिग्री पे अगर एक स्ट्रक्चर बनेगा, 2 डिग्री पे अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इतना सारा का नाम कौन देगा भाई, इतना सारा नाम दो तो हम लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए उसने बोला कि भाई एक्सेप्ट इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, अदर जो भी तुम्हारा फॉर्म निकलेगा, जो भी एंगल तुम घुमाओगे उसमें जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर निकलेगा उसको तुम स्क्यू फॉर्म बोलोगे। समझ में आया? ये वाला इथेन में लिख लेना, और यहाँ पे भी ये फॉर्म लागू हो जाती है अगर तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, और 2 चीज़, इक्लिप्स याद करना, उसके बाद एंटी पार्शियल इक्लिप्स, और एक चीज़ याद करना गॉची। उसके अलावा और कोई फॉर्मेट हो तो वो सारे स्क्यू फॉर्म है। समझ में आया? तो इसको अभी मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म करना है। चलो यहाँ पे तो मैंने नहीं, इससे बड़ा बनाता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में लगता है? इसको मैं रेडियन में डिग्री में लेता हूँ, चलो डिग्री में ले लेता हूँ, डिग्री में बोले डिग्री में ही लिया था। चलो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है? फुल्ली इक्लिप्स में। तो 0 डिग्री में सबसे पहले फुल्ली इक्लिप्स लिख लो यहाँ पे Fe, फिर यहाँ पे मैं देता हूँ 60 डिग्री, फिर यहाँ पे देता हूँ 120 डिग्री, फिर यहाँ पे देता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री घुमाओगे तो एनर्जी नीचे आएगी किसमें? गॉची पे। गॉची से फिर वहाँ 60 डिग्री घुमाओगे तो कहाँ पे जाएगा? पार्शियल इक्लिप्स पे। थोड़े कम एनर्जी यूज़ होती है वहाँ पे। अगर मैं इसको एनर्जी इतना बड़ा क्यों दिखा रहा हूँ, इतना छोटा ही दिखाता हूँ। हाँ, पार्शियल इक्लिप्स बाद फिर से घुमाओगे तो कहाँ जाएगा? एंटी पे। एंटी पे और एनर्जी कम कर देना। 120 डिग्री पे ही है ना? नहीं, 120 डिग्री पे नहीं है। हाँ ये अभी हो गया 120 डिग्री, ये और कम जाएगा। ठीक है, अगर 180 से और ज़्यादा बढ़ा दूँ आगे तो फिर से कहाँ जाएगा? ये हो गया एंटी पे। एंटी के बाद फिर से कहाँ जाएगा? पार्शियल इक्लिप्स पे। तो पार्शियल इक्लिप्स कहाँ पे आएगा? ऐसे। फिर कहाँ जाएगा? गॉची पे। तो फिर से डाउन आएगा पूरा, ये पे इसके स्टार्ट में आएगा ना? हाँ, इसके सीधे में है ना? हाँ, इसके सीधे में। फिर यहाँ से जाएगा फुल्ली इक्लिप्स पे। तो यहाँ पे लिख लो, ये वाला क्या है तुम लोगों का? पार्शियल इक्लिप्स्ड। ये वाला क्या है? गॉची। और सबसे कम क्या है? एंटी। तो एनर्जी सबसे कम है किस में लगेगी? एंटी में। तो उसके बाद किस में? गॉची में। उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड, उसके बाद किस में? फुल्ली इक्लिप्स्ड में। तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर। इसके बाद तुम लोग जो भी करोगे वापस से मैंने बना दिया, तो इससे 180 डिग्री, फिर से 60 डिग्री घुमाओगे तो कितना होगा? 240, फिर से 60 घुमाओगे 300, फिर से 60, 360। समझ में आया? तो ये तुम्हारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो, तुम लोग खुद ही बना सकते हो इसको। ये था ब्यूटेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तुम्हारा। ठीक है, अभी तुम्हें लिखाता हूँ मैं, अभी चीज़ तुम्हें बताता हूँ, इसे रब कर लाऊँ, लिख लेना। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आसान आसान चीज़ें हैं, बस कुछ याद रखने की चीज़ें और क्या। गॉची कभी कभी तुमने क्या पढ़ा? अगर स्टेबिलिटी के अनुसार एंटी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, एंटी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है गॉची से। लेकिन इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट तभी ये पॉसिबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तो फिर एंटी ज़्यादा होगा गॉची से। अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा गॉची इफेक्ट। गॉची किस किस में शो होता है? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब लोग किसके साथ पता है? हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो गॉची इफेक्ट में क्या होता है, गॉची इफेक्ट में जैसे हम लोग वहाँ पे मिथाइल के एसिडिटी एंगल पे था ना, वैसे ही अगर मैं वहाँ पे मिथाइल की जगह फ्लोरीन और OH लगा लूँ तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो वो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से, क्योंकि वहाँ पे चिलेट फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? चिलेट स्ट्रक्चर है, बताऊँगा इसके आगे। मान लो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर लिया, CH2 यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया और एक CH2 यहाँ पे OH ले लिया, तो इसको कैसे दिखाओगे तुम लोग? एक डॉट में और दूसरा सर्कल में, ठीक है। तो इसको 1 देता हूँ, इसको 2। तो फ्लोरीन को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा नीचे दिखाता हूँ। हाँ ये सही रहा। तो फ्लोरीन को मैं दिखा दिया ऐसे, फ्लोरीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये था तुम्हारा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ पर रखूँगा तो फ्लोरीन दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देता हूँ। हाँ, फिर यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे तुम्हारा आया H, और बाकी तुम्हें पता है यहाँ पे आएगा तुम्हारा H और यहाँ पे आएगा, यही तो गॉची का स्ट्रक्चर है ना। तो जो बल्की ग्रुप है वो दोनों आसपास है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा पता है तुम्हें, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए वो हाइड्रोजन की अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तो बना ही रहा है हाइड्रोजन का, ये भी थोड़ा उसको अट्रैक्शन देगा, मतलब अपनी ओर बुलाएगा कि भाई आजा, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं चिलेट। यहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसीलिए ये इंटर होगा शायद। सर इंटर मॉलिकुलर, सर ये मैंने इंटर लिख दिया गलती से, ये इंटर होगा, आई एम सॉरी। ये इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एंटी से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कहीं भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होता है। इसलिए गॉची सिर्फ FON, इन तीनों केस में ही गॉची स्टेबल ज़्यादा होगा एंटी से। नहीं तो अगर इसके अलावा और कोई भी ग्रुप है, मान लो CH3 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी है, तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा एंटी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा गॉची से। समझ में आया? तो ये तो तुम लोग का ही है। मान लो यार फ्लोरीन ना दे के मैं नाइट्रोजन दे दूँ या फिर और एक OH दे दूँ, तो बात एक ही है। FON, तीनों में से अगर तीनों में से कोई दो होगा या दो, एक का ही दोनों हो गए, या तो फ्लोरीन हो, यहाँ पे हो सकता है फ्लोरीन नहीं होगा कभी, सॉरी फ्लोरीन नहीं होगा। फ्लोरीन के साथ OH होना ज़रूरी है, तभी तो हाइड्रोजन यहाँ पे इंटरमल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। फ्लोरीन अगर है तो वहाँ पे तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे दोनों तरफ फ्लोरीन है तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। फ्लोरीन के साथ एक OH, नहीं तो NH2 ऐसा होना भी चाहिए ग्रुप, जिसके ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जिसके बाद हाइड्रोजन हो, तो और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए जो उसे खींचेगा अपनी ओर। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा। और मान लो मैंने ऐसा दे दिया कि फ्लोरीन है, उसके साथ मैंने यहाँ पे OH काट के CH3 दिया, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन और CH3 ग्रुप है, अगर एक भी ग्रुप ऐसा है, FON में से एक भी ग्रुप है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे होगा। CH3 होगा तो यहाँ पे OH मतलब H आएगा, F और H को अपनी ओर खींचेगा ना, F फ्लोरीन तो H को अपनी ओर खींचेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो इंटरमोलिकुलर, तो वहाँ पे भी तुम्हारा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा गॉची इफेक्ट। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ लगाता हूँ। इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट तो फिर स्टेबिलिटी होगा। इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट तो गॉची ज़्यादा होगा एंटी से स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी, अरे 103 खराब है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, तुम्हें इसी से ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम लोगों ने पढ़ा किसका, इथेन का पढ़ लिया, ब्यूटेन का पढ़ लिया। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मर्स। जैसे नोट डाउन करो, कर लिया, मिटा रहा हूँ। अभी तुम्हारा आखिरी पार्ट है जहाँ पे तुम लोग बोट, ट्विस्ट बोट वो सब पढ़ते रहते हो कॉन्फॉर्मर्स में।
तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बोला है, बेंजीन नहीं बोला मैंने। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में। कभी कभी एग्जाम में साइक्लोहेक्सेन आंसर होगा लेकिन बेंजीन मार के आ जाते हैं। ये है साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्म मतलब इसके 4 कन्फर्म बनते हैं। चेयर, उसके बाद हाफ चेयर, फिर आता है बोट, चौथा आता है ट्विस्ट बोट। यही 4 स्ट्रक्चर एग्जाम में भी आता है और यही 4 स्ट्रक्चर कोर्स में भी है। तो पहला मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें चेयर का स्ट्रक्चर। इन्हीं 6 कार्बन को ऐसे अरेंज करना है जैसे वो एक चेयर फॉर्मेट में आ जाए। मान लो मैंने ऐसा एक बनाया डायग्राम, तो ये एक चेयर फॉर्मेट की है। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन को मैंने ऐसे अरेंज कर लिया चेयर फॉर्मेट। बुक में लेकिन कुछ कुछ बुक में ऐसा भी दिया होता है, समझ? तो ये दोनों फॉर्मेट ये दोनों एक ही हैं। एक मतलब यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी स्ट्रक्चर दिखा सकता है, या पे ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था चेयर स्ट्रक्चर। वैसे अब मैं हाफ चेयर बनाने वाला हूँ। हाफ चेयर, हाफ चेयर बिल्कुल वैसा ही है। मान लो एक बना लिया, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ बन गया। ये है तुम्हारा हाफ चेयर। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर बोलते हैं हाफ चेयर स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो ये तुम्हारा नहीं, ये वाला ऐसा नहीं बनेगा। आई एम रियली सॉरी, इसको मैंने जोड़ा ही नहीं। ये हो गया तुम्हारा हाफ चेयर स्ट्रक्चर। ये वाला 2 नहीं, सॉरी थोड़ी गलती से मिस्टेक हो गई। ये वाला 2 3 4 5, ये वाला 6, ये हो गया तुम्हारा हाफ चेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चेयर और ये हाफ चेयर। अब मैं पढ़ाऊंगा बोट और ट्विस्ट बोट। इसे जल्दी नोट डाउन करो। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बोट। एक ऐसा बना, बोट का नीचे वाला सबसे फ्लैट होता है ऐसा। इसको 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा बोट का स्ट्रक्चर। अब मैं पढ़ाऊंगा ट्विस्ट बोट। एक काम करो, इस तीनों कार्बन को एक साइड रखो, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा ट्विस्ट बोट स्ट्रक्चर। मान लो मैं दिखाता हूँ ऐसे। मैंने इसको ऐसे दिखाऊंगा। अगर बुक का डायग्राम बनाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे, जैसे वापस खुद से ही बनाना होगा। इसको मोड़ा करूँगा तो इस तरह बनेगा। समझ में आया? इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर नीचे ऐसा। हाँ अब सही बना। ये हो गया तुम्हारा ट्विस्ट बोट। 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला 1 2 6 को मैंने एक साइड लगा, इसको मैंने ट्विस्ट कर दिया। तो ये तुम्हारा बोट स्ट्रक्चर। लेकिन ये तो मैंने बनाया, इससे भी तुम लोग को रिप्रेजेंट कर सकता है वो एग्जामिनर। तो इसको अलग स्ट्रक्चर मत समझ लेना। ये भी तुम्हारा ट्विस्ट बोट ही है। 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा ट्विस्ट बोट ही है। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बनाया है क्या? तो लग रहा है मैंने कुछ गलत बनाया है। नहीं सही है, ये गलत है। थोड़ा सा लग रहा है कि गलत बनाया है मैंने।
अगर मैं इसको 2 नंबर, नहीं ये वाला सॉरी थोड़ा गलत है शायद, मुझे लग रहा है थोड़ा गलत बना है। ऐसा डायग्राम ही बनेगा, इसको 1 2 को इसको थोड़ा मुड़ाऊँ तो फिर ये तो सही रहेगा, सीधा रह जाएगा। लेकिन इसको अगर मुड़ाऊँ तो टर्न करूँगा तो फिर बनेगा ना ट्विस्ट बोट। हाँ वैसा ही तो बनना चाहिए। चल देखता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहा ट्विस्ट बोट। इसको तुम लोग और का, ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, इसका और स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम लोग ऐसे। ये हो गया तुम्हारा, ये दोनों तुम्हारे ऑप्टिकल एक्टिव है, ओ ए ट्विस्ट बोट के दोनों स्ट्रक्चर तुम्हें देख सकता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो भी स्ट्रक्चर वही है, लेकिन थोड़ा उसका उल्टा है, एनान्सोमर टाइप। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ट्विस्ट बोट इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? ये तो तुम्हारा ट्विस्ट बोट। तो चारों स्ट्रक्चर हो गए। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि जो चेयर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें हम लोग GI भी एग्जिबिट करता है, तब मैं तुम्हें वो लिखाने वाला हूँ। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे GI इन साइक्लोहेक्सेन। हम लोग मेनली GI साइक्लोहेक्सेन में एक ही स्ट्रक्चर का GI पढ़ते हैं, वो है तुम्हारा चेयर इन चेयर फॉर्म में, इन चेयर फॉर्म। मेनली चेयर फॉर्म में हम लोग साइक्लोहेक्सेन का पढ़ते हैं क्या, GI। मान लो मैंने ऐसा बना लिया, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, नहीं पहले लिख लेता हूँ। तो जो ग्रुप्स जो अटैच होंगे, ग्रुप्स will attach at axial bond और इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड पे तुम्हारे ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा एक्सियल बॉन्ड कौन सा होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन सा होता है। ये तुम्हारा क्या चेयर फॉर्मेट का बन गया। एक्सियल मतलब कार्बन जिस एक्सिस पे है उसी एक्सिस पे ही लगे रहा तुम्हारा ग्रुप। मान लो मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ तुम लोगों को, जैसे तुम्हारा ये वाला एक्सिस पे, ये भी एक्सिस पे, ये भी एक्सिस पे, ये भी एक्सिस पे, ठीक है। अभी मुझे मैं बताऊँ, अभी मैं तुम्हें अगर इस चेयर फॉर्मेट को ऐसे लिखाओगे तो तुम्हारा चेयर फॉर्मेट में ये ऐसे रहता है, ठीक है, एक्सिस के पैरेलल रहता है। तुम्हारा जिस एक्सिस में कार्बन है उसी एक्सिस में आगे थोड़ा लाइन खींच लेना, वहाँ पे ग्रुप अटैच करोगे तो वो एक्सियल ग्रुप है। ये एक्सियल बॉन्ड है सारे, ये सारे एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इन सब में 90 डिग्री पे और दूसरा बॉन्ड बना लो। मान लो मैं और एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये हो गया तुम्हारा और एक स्ट्रक्चर, सेम ही है। अब मुझे इक्वेटोरियल दिखाना है। इक्वेटोरियल मतलब कार्बन जिस एक्सिस पे जुड़ा हुआ है उससे परपेंडिकुलर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ये कार्बन कैसे जुड़ा है, इस तरफ, ये कार्बन उस तरफ, तो इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर ये इस तरफ जुड़ा है इससे परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे है तो इससे परपेंडिकुलर होगा ना इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये वाला यहाँ पे है तो ये वाला कैसे होगा, ऐसे। समझ में आया? तो ये क्या है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये क्या है, एक्सियल बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड तुम बना सकते हो, दो तरह ग्रुप दोनों जगह अटैच करते हो, या तो इक्वेटोरियल रीजन पे या तो एक्सियल रीजन पे, दो जगह तुम ग्रुप ऐड कर सकते हो। मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इसके आगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, दोनों स्ट्रक्चर को अगर मैं मिला दूँ तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं पहले वो बताता हूँ। मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, बड़ा सा बनाता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखा सकूँ कि होता क्या है। सही बनाया ना, गलत तो नहीं बना ना इससे? हाँ सही है। एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को मैं थोड़ा साइड करता हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाना है तुम दोनों को दोनों एंगल्स, ठीक है। एक को मैं ब्लैक में दिखाऊंगा, दूसरे को मैं ब्लू में दिखाऊंगा। दोनों को ब्लू में दिखा देता हूँ, अच्छा रहेगा थोड़ा। तो दोनों को मिलाओ, पहले एक्सियल बॉन्ड बना लो, टिंग टिंग,
फिर कहाँ होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ये हो गया तुम्हारा एक्सियल। अब मैं इक्वेटोरियल बनाऊंगा। इक्वेटोरियल कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, इससे परपेंडिकुलर और इससे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो ऊपर है उसको तुम यू लिख लोगे, जो नीचे है उसको मतलब जो फर्स्ट में आता है, जो पहले आता है उसको अप यू लिखना, और जो दूसरे में आता है उसको डी लिखना। मतलब अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसमें सबसे पहला कौन आता है, ये ऊपर वाला, तो इसको पहले यू दे दो। उसके बाद वाला सेकंड में कौन आता है, ये वाला, डी दे दो। इस कार्बन को देखो तो सबसे पहले कौन आता है, यू, ये वाला अपर वाला, फिर कौन आता है, डी, इसको डी डाउनवर्ड आता है तो डी दे दो। फिर इस कार्बन को देखो, इसमें सबसे पहले कौन आता है, अप यू, यू लिख लिया। फिर इसके सेकंड वाले को डी लिख लिया। फिर यहाँ पे भी ऊपर सबसे पहले कौन आता है, ये वाला यू, इसके वाला डी। फिर यहाँ पे इस कार्बन पे ऊपर कौन आ रहा है, ये यू, नीचे उसके बाद कौन आता है, ये डी। सॉरी, इस कार्बन पे ये वाला क्या हो गया, यू, ये वाला क्या हो गया, डी। अब ये यू डी क्या है, यू हमने एक लिया है, यू मतलब अपर, डी मतलब डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। अगर यू यू अगर दोनों ग्रुप्स हैं जो यू यू पोजीशन पे हैं, नहीं तो डी डी पोजीशन पे, इसका मतलब वो सिस स्ट्रक्चर है। सिस जे एग्जिट करना तो सिस से निकलेगा ही। अगर ये दोनों ग्रुप यू मतलब दोनों ग्रुप एक ही प्लेन पर है, एक्सियल पे या तो इक्वेटोरियल पे, सॉरी एक ही प्लेन में बोल दिया। अगर दोनों ग्रुप अपर में अपवर्ड है इसका मतलब सिस, अगर दोनों ग्रुप डाउनवर्ड है तो बी सिस। अगर एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड हो, या तो एक पहला डाउनवर्ड दूसरा अपवर्ड हो, तो फिर क्या होगा, ट्रांस। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा ये क्या है। सबसे पहले इसे नोट डाउन करो। अब मैं तुम्हें और एक चीज़ लिखाना भूल गया, अरे यार एनर्जी दिखाना भूल गया, तो एक चीज़ और लिख लेना वहाँ पे। मैं तुम्हें एनर्जी लिखाना भूल गया, तो एक काम करना, स्टेबिलिटी लिख लेना। स्टेबिलिटी मैंने जो लिखा था ना, चेयर, सबसे पहले चेयर का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर आएगा तुम्हारा क्या बोलते हो, चेयर के बाद आएगा ट्विस्ट बोट, फिर आएगा तुम्हारा बोट, टी बी लिख लेता हूँ, ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर आएगा तुम्हारा हाफ चेयर, सी, फिर टी बी, फिर बी, फिर एच सी। ये होता है स्टेबिलिटी कंडीशन। स्टेबिलिटी उसका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर। एनर्जी उसका अपोजिट होगा, क्या होगा, पहले हाफ चेयर, फिर बोट, फिर ट्विस्ट बोट, फिर क्या आएगा, चेयर। सर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, तो ये था उसका स्टेबिलिटी, मैंने छोड़ दिया था गलती से, तो जल्दी से लिख लो। फिर मैं तुम लोगों का एक स्ट्रक्चर दूंगा, तुम लोग बताना, मैं तुम्हें पहला एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद नोट डाउन कर लिया, मैं मिटा रहा हूँ। मान लो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, इससे लिखता हूँ, अच्छी बात होगी। ये स्ट्रक्चर दिया मैंने यहाँ पे मिथाइल दिया, यहाँ पे मिथाइल दिया। अब मुझे बताओ कि ये सिस है या ट्रांस है। तो तुम लोग वहाँ पे देखोगे, दोनों अगर यू यू हैं, अपर में है तो सिस, दोनों डाउनवर्ड है तो ट्रांस, तो सिस। अगर एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है तो ट्रांस। तो तुम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हो ऐसे, ताकि आसानी हो। तो यहाँ पे H पहले आता है तो पहले H को U दे दो और मिथाइल को D दे दो। फिर यहाँ पे मिथाइल पहले आता है तो इसको U दे दो, उसके बाद H को D दे दो। तो मिथाइल कहाँ पे आ रहे हैं, एक मिथाइल U में है तो दूसरा D में आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रांस। अगर मैंने ऐसे दूसरा एग्जाम्पल दिया, मान लो मैंने ऐसा दिया, यहाँ पे मैंने OH दिया और यहाँ पे मैंने OH दिया। अब मुझे बताओ कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो पहले एक, ताकि आसानी हो UD फाइंड करने में। तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, मतलब सेकंड पे आता है। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड। तो U यहाँ पे भी U, दोनों U में, इसका मतलब शेष। समझ में आया। जो पहले आ रहा है अपवर्ड में उसको U
उसके बाद जो आ रहा है उससे डाउनवर्ड दे दो डी। समझ में आया? तो ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें पूछे जा सकते हैं और भी पूछे जा सकते हैं। इसके आगे कराऊंगा, इसके आगे कुछ पढ़ा देता हूँ फिर कराऊंगा मैं, और 2 एग्जाम्पल कराता हूँ। यहाँ पे करा लेना, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। मान लो मैंने यहाँ पे मिथाइल दिया और फिर यहाँ पे मिथाइल दिया। अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में ये क्या होगा, तो उससे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बना लेना यहाँ पे H, और अगर मैं इसको ऐसे में दिखाना, हाँ इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मैं ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ दिखा दिया मैं, और क्या बनाता हूँ, अगर डायग्राम बड़ा नहीं बनाऊँगा ना तो प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे मिथाइल दे दिया और यहाँ पे मिथाइल दे दिया, तो तुम लोग क्या करो, इसे परपेंडिकुलर H यहाँ पे और एक H यहाँ पे बना लेना। ठीक है, फिर एक को U दूसरे को D दे देना। मैंने सही बनाया ना? हाँ सही बनाया। चलो, तो ये मिथाइल कहाँ है, अपवर्ड पे, H डाउनवर्ड है, यहाँ पे H अपवर्ड है, मिथाइल डाउनवर्ड है, ये D है, ये U है, तो मतलब क्या होगा, ट्रांस। समझ में आया? कौन पहले जो आ रहा है उसे अपवर्ड दे दो, दूसरे में जो आ रहा है उसे डाउनवर्ड दे दो। तो ये था तुम्हारा, इतने सारे, ये सारे तुम्हारे एग्जांपल्स सारे जल्द से नोट डाउन करो। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें पढ़ाता हूँ। 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन पढ़ाना है। इसके बाद अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। इस टॉपिक से तुम्हें, इस हेडिंग से तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो 1 और 3 पे जो दोनों ग्रुप्स होंगे वो दोनों एक्सियल पे होंगे, इक्वेटोरियल पे नहीं। तो एक्सियल पे है तो मुझे बताओ एक्सियल मतलब कहाँ पे होगा। हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और पहले वाला कार्बन को इसको 1 दिया, इसको मैंने 2 दिया, इसको मैंने 3 दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे एक ग्रुप लगा होगा, ये एक्सियल है। क्यों? कार्बन जिस एक्सिस पे उसी एक्सिस पे हमने ग्रुप लगाया हुआ है। तो 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। अगर यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट हो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट इन 1,3 पोजीशन पे, कार्बन पर at 1,3 पोजीशन, at 1,3 पोजीशन, then repulsion will occur। तो जो ग्रुप दोनों लगे होंगे उन दोनों में रिपल्सन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट at 1,3 पोजीशन, देन अट्रैक्शन ऑकर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है? FON। अगर दोनों में से किसी एक में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। मान लो मैंने एक एग्जांपल दे दिया ऐसा, यहाँ पे मैंने दे दिया फ्लोरीन, यहाँ पे मैंने दे दिया CH3। तो CH3 में जो हाइड्रोजन होगा ये फ्लोरीन उसे अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। इंट्रा मतलब सेम कंपाउंड के अंदर हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग ब्यूटेन में जो मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, वहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो इंटरमॉलिक्यूलर था। क्योंकि ये रिंग है इसलिए हम लोग यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, वो वाला चेन था इसलिए वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर होगा। समझ में आया? तो ये था तुम लोगों का क्या, 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। खत्म हो गया 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। जल्द से लिख लो इसको। और अगर यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप होता तो ये वाला लेस स्टेबल, ये तो पता ही होगा, और रिपल्सन लेस स्टेबल, अट्रैक्शन हुआ तो मोर स्टेबल। अच्छे से लिखता हूँ, आई एम सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैं इसलिए डिक्टेट करता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, जल्द से नोट डाउन करो इसको। तो अब एक चीज़ मुझे बताएगा कोई, अगर मैं बल्की ग्रुप को एक्सियल पे रखूँ तो क्या होगा? रिपल्सन होता है, अभी तूने पढ़ा 1,3 डाईएक्सियल में।
अगर बल्कि ग्रुप तुम्हारा एक्सियल पे हो। अगर मैं उसे इक्वेटोरियल पे रखूँ तो रिपल्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन दोनों पे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगी। तो एंगल 180 तो रिपल्सन ज़्यादा शो नहीं करेगा। इक्वेटोरियल मतलब क्या है? इक्वेटोरियल अगर मैं दिखाऊँ तो कैसा दिखेगा, एक अगर यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा, हाँ कि नहीं? तो इन दोनों में रिपल्सन नहीं होगा ज़्यादा। समझ में आया? अगर मैं 1-3 इक्वेटोरियल 1-3 पोजीशन पे इक्वेटोरियल रीजन पे अगर मैं रखूँ तो वहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन नहीं शो करेगा जितना एक्सियल पे शो करता है। समझ में आया? तो स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर स्टेबिलिटी चेक करने वाला हो तो इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल। तो बल्की ग्रुप्स हम लोग इक्वेटोरियल रीजन बल्की ग्रुप should be present at equatorial position। यहाँ पर रिपल्सन, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बल्की ग्रुप ले सकते हैं। समझ पड़ा? अगर मुझे एक्सियल पर रखना होगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर स्टेबिलिटी इक्वेटोरियल ज़्यादा है तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एक्सियल की। समझ में आया? तो ये था तुम लोगों का टोटल क्या कॉन्फर्मर कंप्लीट हो गया। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ करने को, वो कर लो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं इसको। पहले से नोट डाउन करो जल्दी। अब मुझे इन तीनों सवाल के बनाना है तुम्हें ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म। कैसे बनाओगे? पहला वाला मैं कर लेता हूँ, दूसरा और तीसरा तुम लोग करना। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म मतलब चेयर का ही बनाओगे, और चेयर का बनाओगे तो ये मिथाइल हो गया तुम्हारा 1 नंबर पर मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल। तो मैं मिथाइल कहाँ दे सकता हूँ, एक्सिस पे या इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल पे। क्यों? इक्वेटोरियल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इक्वेटोरियल कौन सा होगा? ये तुम्हारा एक्सिस हो गया। इक्वेटोरियल कौन सा होगा? ये वाला। तो बस यहाँ पे दे दो क्या, मिथाइल। और फिर सेकेंड कार्बन, ये वाला पहला कार्बन था 1, दूसरा 2 नंबर कार्बन में तुम्हें इक्वेटोरियल लेना। इक्वेटोरियल कहाँ पे होगा तुम लोगों का? ये वाला, ये हो गया तुम्हारा इक्वेटोरियल। तो ये हो गया तुम्हारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इसका और स्ट्रक्चर ही बन सकता अगर तुम इसे एक्सियल में लगा लो तो, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाना है। स्टेबल कैसे बनाओगे? अगर तुम लोग को उसको इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा तब जाके वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। एक्सियल पे रखोगे तो रिपल्सन शो करेगा तो वो थोड़ा लेस स्टेबल होगा। अगर मैंने यहाँ पे दूसरे में क्या दिया, OH और OH ग्रुप दिया हुआ है। अगर मैं इसे चेयर फॉर्म में बनाता हूँ, अब मुझे बताओ 1 और 3 पे, तो 1, 2, 3 नंबर पे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने अगर OH OH दिया तो यहाँ पे रिपल्सन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रुप तो देख लो मेरे भाई, जल्दी देखो ग्रुप क्या है, OH और OH। मतलब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे एक्सियल में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक्सियल पे रखोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं इक्वेटोरियल रखता तो दोनों क्या रहते, 180 डिग्री पे। और 180 डिग्री में रहते तो क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। क्यों? बॉन्ड्स दूर दूर हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में थोड़ी सी उन्हें डिस्टेंस की प्रॉब्लम रहती। इसीलिए सबसे जितना पास होगा उतना अच्छा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसकी एक्सियल की स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो। नहीं तो बल्कि ग्रुप सारे इक्वेटोरियल पे ही स्टेबल है। समझ में आया? अगर मैं मिथाइल और मिथाइल, इसको मैं कहाँ रखूँ? दोनों एक ही प्लेन पर रहेंगे। ये मिथाइल दोनों है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रहा है तो दोनों को इक्वेटोरियल पे रख लो। मैं डार्क बता दिया मतलब सेम प्लेन में, और डार्क डैश देता तो अपोजिट प्लेन, मतलब एक को तुम लोग रखते एक्सियल पे तो दूसरों को रखते इक्वेटोरियल पे। समझ में आया? तो अगर मैं इसको मिथाइल को 1 और 2 पे, मतलब 1 यहाँ पे, यहाँ इसका एक्सियल कौन सा, ये इक्वेटोरियल ये है तो यहाँ पे मिथाइल दे दो, और यहाँ पे H, और यहाँ पे इसका इक्वेटोरियल ये है तो यहाँ पे मिथाइल ये दे दो, इसका H यहाँ पे दे दो। हो गया? ये था तुम लोगों का एक्सियल और इक्वेटोरियल का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ में आया? एक्सियल इक्वेटोरियल UD का कॉन्सेप्ट। अगर UU होगा तो सिस, DD होगा तो सिस, UD हुआ तो ट्रांस, DU हुआ तो ट्रांस। तो तुम्हारा कन्फर्मर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें GOC पढ़ाने वाला हूँ, तो इतना तक कंप्लीट रखना।
और हाँ, आइसोमरिज्म के क्वेश्चन मैं आज से भेजने वाला हूँ तुम लोगों को, तो क्वेश्चंस करते रहना। ठीक है, बाय बाय।